तो इस स्टोरी के टोटल 7 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 से चैप्टर 7, और स्टोरी का नाम है कोहरा अ डार्क मिस्ट्री। और इस बार स्पीड हम थोड़ी सी स्लो रखेंगे, ठीक है? स्टार्ट करो। सब लोग अपने आप को म्यूट कर लो। पीछे से मेरे फैन की आवाज नहीं ना आ रही है? नहीं, आवाज हेलो? एकदम क्लियर है। आवाज क्लियर है तुम्हारी। ओके, तो शुरू करते हैं स्टोरी अपनी। हाँ, तो स्टोरी का नाम है कोहरा अ डार्क मिस्ट्री, चैप्टर 1, घना कोहरा। खूबसूरत ठंड के मौसम में पूनम की रात है। आसमान में चांद चमक रहा है और चांद की रोशनी धरती की सतह तक छू नहीं पा रही है, क्योंकि धीमे कोहरे ने उसका रास्ता रोका हुआ है। शहर की ओर जाने वाले 2 लेन वाले रोड पर एक कार धीमे कोहरे के बीच आगे बढ़ रही थी। रात के 10 बज चुके हैं। रोड लगभग सुनसान है, शायद कोहरे की वजह से। कार में पुलिस हैंड कांस्टेबल राकेश, उम्र 42 साल, उसकी वाइफ रेखा और 2 बेटे 12-14 उम्र, जो पीछे बैठे हुए हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं। ये फैमिली अपने मामा के घर से डिनर पार्टी कर के घर की ओर वापस लौट रहे हैं। राकेश ड्राइव कर रहा है। कार समान गति से शहर की ओर बढ़ रही है। रास्ते के आसपास झाड़ियां हैं, कुछ हरे भरे खेत हैं। चांदनी रात, आसमान में थोड़े बादल और तारे, धीमे कोहरे के बीच का ये खूबसूरत नजारा और ये सफर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग की सैर कर रहे हो। रेखा नाराज होकर कहती है, मैंने पहले ही कहा था जल्दी चलने को, लेकिन मेरी सुनता कौन है? इतनी रात गए हम, अब इस सुनसान सड़क पर घूम रहे हैं। ड्राइव करते हुए राकेश जवाब देता है, अब शांत हो जाओ, अब शहर के सिर्फ 9 किलोमीटर दूर हैं, बस अभी 20-25 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। रेखा, काफी देर हो गई है, जरा देखो रोड पर कोई और गाड़ी भी नहीं दिख रही। राकेश, कैसे दिखेगी, इतने कोहरे में भला 10 बजे कौन बाहर निकलेगा? रेखा, मुझे तो रात में इस वीरान जंगल में जाना ठीक नहीं लग रहा। राकेश, अरे काहे का जंगल, जरा ठीक से देखो, ये बस झाड़ियां हैं, इसके पीछे खेत और थोड़ी ही दूर गांव वालों के घर भी होंगे। रेखा, हम मामा के वहां ही रुक जाना चाहिए था, यही सही रहता। राकेश, अरे कल सुबह मेरी ड्यूटी है, तुम जानती हो पुलिस वालों की आसानी से छुट्टी नहीं मिलती, और ये तो मेरा रोज का काम है, देर रात तक पेट्रोलिंग करना। रेखा, ठीक है, जरा जल्दी करो, मुझे तो घर जाकर ही शांति होगी। राकेश, घर जाकर क्या करोगी, बाहर देखो कितना खूबसूरत नजारा है। अरे मूर्ख लड़को, तुम दोनों भी गेम से निकल कर जरा बाहर देखो, चांदनी रात में कोहरा, इतना खूबसूरत नजारा। रेखा, ये खूबसूरत नहीं, डरावना है, तुम ही देखो। लड़के कहते हैं, आप हमें बस घर पहुंचा दो, नींद आ रही है अब हमें। राकेश म्यूजिक सिस्टम ऑन करता है और एक पुराना गाना प्ले करता है। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा और चंचल हवा। इसके बाद वह इसके बाद वह एक हाथ से ड्राइव करते हुए सिगरेट निकालता है। तभी रेखा उसके हाथ से सिगरेट छीन लेती है और जल्दी घर पहुंचने के लिए ढंग से कार चलाने को कहती है। थोड़ी ये देर बाद रेखा रास्ता है क्या हुआ, कोई गया क्या? की नजर बाहर के बदलते वातावरण पर पड़ती है। वह देखती है कि जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे कोहरा और भी ज्यादा फैल रहा है। रेखा को यह ठीक नहीं लगता। रेखा कहती है, ए राकेश, तुम देख रहे हो कोहरा और भी ज्यादा बढ़ रहा है? राकेश, हाँ मैं देख रहा हूँ, ये तो नॉर्मल है, गाड़ी में फॉग लाइट है, आराम से हम घर पहुंच जाएंगे। रेखा कहती है, मुझे तो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। राकेश, अरे तुम शांत रहो, तुम पहली बार ऐसी कोहरे वाली रात में सफर कर रही हो, इसलिए डर लग रहा है, बी पॉजिटिव। कार आगे बढ़ रही है। रेखा की नजर सामने के रास्ते पर है। वह जल्द से जल्द अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन है। राकेश भी अपने घर पहुंचने के लिए कोहरे से लड़ते हुए कार ड्राइव कर रहा है। थोड़ा आगे जाकर उन्हें सामने कुछ ही दूर पर रोड के साइड में लाल लाइटें जलती हुई दिखाई देती हैं। कोहरे में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा है। राकेश गाड़ी की रफ्तार कम करता है। रेखा परेशान होकर कहती है, वो क्या है? राकेश, वो तो पास जाकर ही पता चलेगा। वहां थोड़ी ही पास जाकर रामेश और रेखा देखते हैं कि एक बड़े से
पेड़ से एक कार टकराई हुई है और उसकी पीछे की लाइटें जल रही हैं। कार का बोनट से धुआं निकल रहा है और वो भी कोहरे में घुल मिल रहा है। राकेश गाड़ी रोक देता है। राकेश गंभीर होकर कहता है, अरे नहीं, ये तो एक्सीडेंट हुआ है। रेखा परेशान होकर कहती है, मुझे पहले से ही यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा था, चलो जल्दी से यहाँ से चल। मुझे म्यूट करेगा तो बता देना, ठीक। रेखा परेशान होकर कहती है, मुझे पहले से यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा था, चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं। पीछे बैठे बच्चे भी राकेश को वहां से चलने के लिए कहते हैं, पर राकेश उन सबको शांत रहने के लिए कहता है। राकेश कहता है, देखो मैं एक पुलिस वाला हूँ, मुझे वहां चेक करना होगा कि कोई गाड़ी के अंदर फंसा तो नहीं। राकेश कार की सीट से लोहे की रॉड निकालता है, फिर रेखा के मना करने के बाद भी गाड़ी से नीचे उतरकर उस एक्सीडेंट वाली कार की ओर आसपास देखते हुए आगे बढ़ता है। राकेश कार के पास जाकर देखता है कि उसमें कोई भी नहीं। राकेश सोच में पड़ जाता है। फिर वह वापस अपनी कार के पास आता है। रेखा उत्सुकता से कहती है, क्या हुआ, कोई है? राकेश, कार की लाइटें जल रही हैं पर अंदर कोई नहीं। लगता है किसी और ने उन्हें बाहर निकाला होगा और शायद हॉस्पिटल ले गया हो। रेखा कहती है, चलो यहाँ से जल्दी, हमें भी घर जाना है, कोहरा बढ़ रहा है, मुझे यहाँ रुकना ठीक नहीं लग रहा। राकेश अपना फोन निकालता है और पुलिस स्टेशन पर कॉल करता है, ये रिपोर्ट करने के लिए कि वहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है, पर वहाँ नेटवर्क नहीं मिलता। इसके बाद राकेश अपनी कार में बैठता है और फिर वो लोग शहर की ओर आगे बढ़ने लगता है। राकेश रेखा को भी पुलिस स्टेशन फोन करने के लिए कहती है राकेश रेखा को भी पुलिस स्टेशन फोन करने के लिए कहता है, लेकिन उसके फोन में भी नेटवर्क नहीं आता है। जैसे जैसे वो शहर की ओर आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे कोहरा और भी ज्यादा गहरा होने लगता है। थोड़ा आगे जाने के बाद अचानक कार में कुछ प्रॉब्लम होती है। कार रुक रुक कर चलने लगती है और फिर बंद हो जाती है। राकेश गुस्से से कहता है, अरे नहीं, इस खटारा गाड़ी को भी अभी बंद होना था। उफ। रेखा भी गुस्से में बोल पड़ती है, अब हम घर कैसे जाएंगे? तुम्हें पता है कि कितनी रात हो चुकी है? राकेश, ओके, कोई बात नहीं, तुम लोग शांति बनाए रखो, मैं इसे ठीक कर दूंगा, वैसे भी हम शहर से नजदीक है, शायद 5 किलोमीटर दूर। रेखा, मुझे अब यहाँ डर लग रहा है, क्या तुम मदद बुला सकते हो कहीं? राकेश, फिक्र मत करो, मैं ठीक कर दूंगा, वैसे भी यहाँ पास में ही एक ढाबा है और पेट्रोल पंप है, हम वहां से मदद ले सकते हैं। इसके बाद राकेश कार से नीचे उतरता है। रेखा और बच्चों को अंदर ही रुकने के लिए कहता है। राकेश कार के सामने जाकर बोनट खोलता है और उसमें टॉर्च से सब कुछ चेक करने लगता है, पर वो इस बात से अनजान है कि इस चांदनी रात पर घने कोहरे का ग्रहण लग रहा है। राकेश का ध्यान कार को ठीक करने में लगा हुआ है कि कुछ ही देर में अचानक घने कोहरे की लहर वहां आती है। आसपास 2 से 3 मीटर के दायरे में कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है। वह कोहरा पूरी तरीके से राकेश और पूरी कार को घेर लेता है। कार के अंदर बैठे रेखा और बाकी बच्चे यह देखकर काफी डर जाते हैं। वो समझ नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है। रेखा को राकेश की फिक्र होती है, कोई छोड़ के गया तो मैं रुक जाता हूँ। मीमा रेखा को राकेश की फिक्र होती है। वह कार को थोड़ा सा शीशा खोलकर राकेश को आवाज देकर वापस कार में चले जाने को कहती है। क्या है कि तुम स्टार्ट। पॉज कर दे रहे हो क्या देर देर में? ओके, हाँ। रेखा को राकेश की फिक्र होती है। वो कार का थोड़ा सा शीशा खोलकर राकेश को आवाज देकर वापस कार में चले जाने को कहती है, पर बाहर से कोई भी जवाब नहीं आता देख रेखा और भी परेशान हो जाती है। रेखा फिर से आवाज देती है, इस बार भी कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ देर इंतजार करने के बाद रेखा खुद ही उस भयानक कोहरे में बाहर जाने का फैसला करती है। वह बच्चों को अंदर से कार लॉक करने को और अंदर ही रहने को कहती है और फोन की टॉर्च जलाकर कार से बाहर निकलती है। रेखा आवाज देते हुए कार के आगे जाती है। कार का बोनट खुला हुआ है, पर वहां राकेश नहीं है। रेखा वहां आसपास जोर से चिल्लाकर राकेश को आवाज देती है, पर उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। सिर्फ निशाचर पक्षियों की अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। रेखा आवाज देते हुए थोड़ा चलकर आगे जाती है। वहीं एक बार फिर से घने कोहरे की लहर वहां पर आती है और रेखा को घेर लेती है। दोनों छोटे लड़के अकेले कार में बैठे हुए हैं। वह दोनों इस बात से अनजान है कि बाहर क्या चल रहा है।
काफी देर होने के बाद भी उसके पिता और माँ दोनों ही वापस नहीं लौटे, तो उनका डर और भी बढ़ गया। बाहर कोहरा है, इसलिए वो दोनों बाहर भी नहीं जाना चाहते। लगभग 1 घंटा ऐसे ही बीतता है। बच्चे अकेले गाड़ी में बैठे रहते हैं और वापस कोई नहीं आता। कोहरा अब भी बिखर रहा है, धीमा पड़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो रहा है। बाहर अब फिर से लगभग सब कुछ अच्छे से दिखाई देने लग रहा है, पर बच्चे काफी परेशान और डरे हुए हैं क्योंकि उनके पिता और माँ कहीं गायब हैं। वो दोनों कार से उतरकर उन्हें ढूंढना चाहते हैं, पर डर के मारे वो ऐसा नहीं कर पाते। थोड़ी देर बाद पीछे से तेज रोशनी सी चमकती हुई दिखती है। बच्चे पीछे के शीशे झांक कर देखते हैं। बच्चों को उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। एक गाड़ी पीछे से आती हुई लगती है। थोड़ी देर में काले रंग की लंबी सेडान कार वहीं नजदीक आकर रुकती है। बच्चे उस कार को उत्सुकता से देखते हैं। उन बच्चों को भी ऐसा लगता है जैसे कोई उस सामने वाली कार में से उन्हें देख रहा हो। थोड़ी ही देर में उस कार में से एक आदमी बाहर आता है। कार में से बाहर निकला हुआ आदमी काफी अजीब लग रहा था। उसके लंबे बाल, काला जैकेट और इतनी रात में भी काले चश्मे लगा रखे हैं। वो आदमी चलता हुआ राकेश की कार के पास आता है। वो गाड़ी का खुला बोनट देखता है। इसके बाद वो अंदर झांक कर देखता है तो उसे दो छोटे लड़के दिखाई देते हैं। वो आदमी बंद कांच की खिड़की पर नोक कर शीशा खोलने का इशारा करता है। बच्चे वहां पर अकेले हैं, उनके पास और कोई चारा नहीं है, इसलिए वो आपस में कुछ बात करते हैं और फिर शीशा खोलने का फैसला करते हैं। बच्चे खिड़की का कांच खोलते हैं। वो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हुआ बच्चों, इतनी रात में यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? हमारे माँ बाप कहाँ हैं? बच्चे हिचकिचाते हुए कहते हैं, हाँ, हमारी कार खराब हो गई थी। वो पापा कार के बाहर निकले थे, काफी देर हो गई, पता नहीं वो कहाँ चले गए। बाहर। वो आदमी कहता है, इट्स अरे ओके, जेम्स जी बात कर रहे हैं। यहाँ पास ही में गांव है, शायद तुम्हारे माँ बाप वहां चले गए हों। मेरा नाम खुर्शीद है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बच्चे थोड़ा सोच कर कहते हैं, हमारे मम्मी पापा को ढूंढ सकते हो? खुर्शीद, रात काफी हो चुकी है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, पर मैं तुमसे किसी सेफ जगह लेकर जा सकता हूँ। बच्चे फिर से सोच कर कहते हैं, हमें पुलिस स्टेशन ले जा सकते हो? खुर्शीद मुस्कुरा कर कहता है, तुम लोग तो काफी तेज हो, चलो ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। इसके बाद बच्चे अपनी कार से नीचे उतरते हैं। वो अभी भी थोड़े घबराए हुए हैं। वो लोग खुर्शीद की कार में बैठ जाते हैं। खुर्शीद आसपास झांक कर देखता है और फिर कार में बैठ जाता है। खुर्शीद कार को मोड़कर वापस शहर की विरुद्ध दिशा में चला जाता है। बच्चे यह देख कर कहते हैं, शहर तो सामने है, आप हमें कहाँ ले जा रहे हो? खुर्शीद कहता है, यहाँ पीछे पास ही में मेरा घर है, मुझे काफी भूख लग रही है और तुम दोनों को देखकर मेरी भूख और भी बढ़ गई है। खुर्शीद अजीब तरह से हंसने लगता है। बच्चे यह सुनकर घबरा जाते हैं। वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। खुर्शीद फिर से कहता है, शांत हो जाओ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। इसके बाद खुर्शीद और उसकी कार उन दोनों बच्चों को लेकर कोहरे को चीरते हुए वहां से चली जाती है। चैप्टर 1 खत्म। चैप्टर 2, वाटर ब्रेक। हाँ, तो रिव्यू ले लेते, कैसी लग रही है स्टोरी, बता। अरे हर्ष भाई वो सब छोड़ो भाई। अभी बीच बीच में चलने दो रिकॉर्डिंग। चलो ठीक है, फिर अब रिकॉर्डिंग नहीं पॉज करेंगे, अब चालू है सब। मीमांश क्या तो उसको बोलना? रिकाप दे देंगे, और क्या कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं। हाँ, क्या ही बोलना है, कुछ बोल देंगे, एक रैंडम व्यक्ति खुर्शीद आया और उसने बच्चे को उठा के लेके चला गया। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 2, कनिष्ठ की घर वापसी। पता नहीं है कनिष्ठ कौन है अभी, पर ठीक है। अरे जो दूसरे भी दिन कार में लेके गया था उसका नाम क्या था? खुर्शीद था उसका नाम। दूसरे दिन सुबह 11 बजे पुलिस की एक गाड़ी रमेश की कार के पास मौजूद है। कुछ पुलिस वाले वहां आसपास सर्च कर रहे हैं। इंस्पेक्टर डीडी खुद वहां पर हाजिर होकर तहकीकात कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या था। एक दूसरी इंस्पेक्टर डीडी। एक दूसरी पुलिस की गाड़ी वहां आकर रुकती है। इसमें से सब इंस्पेक्टर बाहर आते हैं। वो इंस्पेक्टर डीडी को सैल्यूट करता है। सब इंस्पेक्टर कहता है, सर आगे एक और कार मिली है जिसका एक्सीडेंट हो गया था, पर उसमें कोई भी मौजूद नहीं था। इंस्पेक्टर डीडी,
राकेश भी कल रात को अपनी फैमिली के साथ इसी कार में वापस आ रहा था, पर वो और उसकी फैमिली कहीं गुम हो गए। सिर्फ एक कार यहाँ पर रह गई है। सब इंस्पेक्टर, मैंने अपने थाने पर फोन किया है। अब तक लोगों के गायब हो जाने की कंप्लेंट मिली है, पता नहीं कैसे। इंस्पेक्टर डीडी, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, ये काफी अजीब है। एक ही रात में इतने सारे लोग शहर से लापता, लगता है कोई बड़ा खेल चल रहा है। हमें सतर्क रहना होगा। सब इंस्पेक्टर, सर, इसके पीछे किसी बड़े माफिया गैंग का हाथ हो सकता है। इंस्पेक्टर डीडी, हाँ, क्योंकि इतने सारे लोग का गायब हो जाना काफी अजीब घटना है। कल रात को पूरे शहर में कोहरा फैला हुआ था। सब डीडी भाई इंस्पेक्टर, तो गायब होने की बात करे ना, एप्स्टीन लिस्ट में सबसे ऊपर उन्हीं का नाम आएगा। ओके। सब इंस्पेक्टर, सही कहा। कुछ कमेंट एक मिनट सॉरी, अगर ये कमेंट करना है भाई चैट पे करो व्हाट्सएप पे उस पे हाँ 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 ग्रुप। हाँ, तुम लोग चैट करके अपने अपने जो भी थॉट्स हैं वो शेयर कर सकते हो, ये तो अच्छा है। इंस्पेक्टर डीडी, हाँ, क्योंकि इतने सारे लोगों को गायब हो जाना काफी अजीब घटना है। कल रात को पूरे शहर में कोहरा फैला हुआ था। सब इंस्पेक्टर, सही कहा। कुछ वक्त के लिए तो कुछ भी साफ देख पाना मुश्किल हो गया था। इसी कोहरे में शायद कुछ हुआ हो। कहीं कहीं ये कोहरा ही। इंस्पेक्टर डीडी टोकते हुए कहता है, देखो, फालतू बातें मत करो। राकेश हमारे डिपार्टमेंट का सिपाही है, उसे पहले ढूंढना होगा। अगर पुलिस वाले खुद ही गुम हो जाएंगे तो पब्लिक का क्या होगा। शहर की एक पुरानी सोसाइटी, शहर की एक सोसाइटी में काफी वक्त से बंद पड़े एक मकान का दरवाजा खुला है। कनिष्ठ 28 उम्र 4 साल बाद अपने घर वापस आया है। 4 साल पहले उसकी माँ की मृत्यु और अपने निजी मसलों के कारण कनिष्ठ घर छोड़कर चला गया था। कनिष्ठ फिलहाल अकेला है। उसका अब कोई परिवार नहीं। उसके पड़ोसी भी अब बदल गए हैं। कनिष्ठ वो सब कनिष्ठ ये रैंडम वो हो रही है भाई। कनिष्ठ नया एक कैरेक्टर करेक्टर है। इंट्रोड्यूस हुआ है भाई, नया कैरेक्टर। हाँ, नया करेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है। ओके, आई एम कंटिन्यूइंग। कनिष्ठ फिलहाल अकेला है। अब उसका कोई परिवार नहीं। उसके पड़ोसी भी बदल गए हैं, जैसे आसपास उसे पहचानने वाला कोई ना हो। पर कनिष्ठ इतने साल बाद यहाँ वापस क्यों आया है, ये बड़ा सवाल है। कनिष्ठ अपने घर की दूसरी मंजिल की खिड़की से सामने की लाइन में तीसरे नंबर के घर पर नजर रख रहा है। फिर से, कनिष्ठ अपने घर की दूसरी मंजिल की खिड़की से सामने की लाइन में तीसरे नंबर के घर पर नजर रख रहा है। वह घर प्रोफेसर वीडी नारायण का है। थोड़ी देर में कोई बाइक सवार लड़का कनिष्ठ के घर के सामने आकर रुकता है। कनिष्ठ सतर्क हो जाता है। कनिष्ठ नीचे हॉल में जाता है। डोरबेल बजती है। कनिष्ठ दरवाजा खोलता है। वहां कनिष्ठ का पुराना दोस्त रिनेश, गोल्ड स्वेटर, सादी सी पैंट, रिनेश इज द नेम एंड ही इज वेयरिंग गोल्ड स्वेटर, सादी सी पैंट और राउंड सफेद चश्मे पहनकर दरवाजे पर खड़ा मिलता है। रिनेश हंसते हुए कहता है, कैसे हो दोस्त, कहीं मुझे भूल तो नहीं गए। कनिष्ठ के चेहरे पर मुस्कान होती है। वो कहता है, मुझे लगा नहीं था कि मुझे यहाँ कोई पहचानेगा। रिनेश, ये कैसी बात कर रहे हो यार, पुराना दोस्त होकर मैं तुम्हें ना पहचानूं, ऐसा हो सकता है क्या। रिनेश कनिष्ठ को गले मिलता है। कनिष्ठ, तुम अब भी वैसे ही हो, वही अजीब सी स्वेटर, अब तक नहीं बदले। रिनेश, हाँ वो तो है, लगता है तुम काफी बदल गए हो। कनिष्ठ, हाँ, बदलाव दुनिया का नियम है। रिनेश, वो तो है। क्या ये ब्लैक कार तुम्हारी है। कनिष्ठ, हाँ, ये मेरी है। कैसी लगी मेरी जर्मन ब्यूटी। बाय द वे, ब्लैक कार से मेंशन करना चाहूंगा, देयर वाज जो जिस कार में खुर्शीद लेके गया था वो भी ब्लैक कलर की थी। भी थी ना। हाँ हाँ, वही वही। और वो सीडान थी शायद, पता नहीं। हाँ, रिनेश, एकदम जबरदस्त फाड़ू कार है। कितने की है ये। कनिष्ठ, सेकंड हैंड है, 20 लाख में। रिनेश, बढ़िया है, एकदम नई लगती है। कनिष्ठ, हाँ, इसीलिए तो 20 लाख दिए हैं। चलो अंदर आओ, बैठकर बातें करते हैं। दिनेश कनिष्ठ के घर के अंदर जाता है। वह दोनों सोफे पर आमने सामने बैठ के, एक वक्त था जब वो पक्के दोस्त हुआ करते थे, साथ पढ़ते थे, साथ घूमते थे। पर एक ऐसा वक्त आया जिसने सब कुछ बदल गया। रिनेश, ये लाइक ये एज अ पास्ट का चीज बता रहे थे वो लोग, मतलब बताया गया है स्टोरी में। रिनेश, मैंने सुबह घर खुला देख, तुम कब आए यहाँ।
कनिष्ठ कल रात को। रिनेश अरे क्या कह रहे हो, कल की रात तो काफी अजीब थी, शहर में गहना कोहरा और ऊपर से काफी लोग लापता हो गए। कनिष्ठ हाँ मैंने ये न्यूज में देखा था। रिनेश अब रात में संभल कर रहना पड़ेगा भाई, पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ। कनिष्ठ हाँ हमेशा सतर्क रहना चाहिए। रिनेश भावुक होकर कहता है। कनिष्ठ यार तुम कहाँ थे इतने वक्त तक, हमने तुम्हें बहुत याद किया, मुझे लगा था अब तुम कभी नहीं मिलोगे। कनिष्ठ क्या कर क्या करें, हालात ऐसे ही गए थे, तुम तो जानते हो सब। मैं अपनी ओर पूरी कोशिश की लेकिन उफ, रिनेश इट्स ओके यार, इट्स ओके यार भी ओके नेवर माइंड, यही इस दुनिया का दस्तूर है। कनिष्ठ अब तो इसकी आदत सी पड़ गई है। रिनेश तो बताओ आजकल क्या कर रहे हो, कोई नौकरी या फिर ऐसे ही घूमना। कनिष्ठ सीरियस होकर कहता है। मुझे ये किसी से कहने की परमिशन तो नहीं, पर तुम मेरे दोस्त हो तो मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ। दिनेश अरे हाँ हाँ अब कह भी दो, इसमें क्या है। कनिष्ठ अच्छा ठीक है, मैं एक आईबी ऑफिसर हूँ, 3 साल में सर्विस लिए, फिलहाल छुट्टी पर। दिनेश क्या सच में। कनिष्ठ सीरियस होकर कहता है। हाँ अभी छुट्टी पर हूँ, कॉल आने पर कभी भी वापस जाना पड़ सकता है। रिनेश ये तो अच्छा है, और बताओ कोई नई गर्लफ्रेंड या शादी का कोई इरादा। कनिष्ठ कहता है ऐसा तो कुछ नहीं है, इतना वक्त ही नहीं मिलता, वैसे प्राची कहाँ है अभी, उसकी कोई खबर। रिनेश थोड़ा उदास होकर कहता है मेरे दोस्त तुम काफी लेट हो गए, 1 साल पहले उसकी शादी हो गई। गणेश इट्स ओके कोई बात नहीं, बता सकते हो कि वो अभी कहाँ है। मुझे नहीं पता, मैंने उससे फोन पर बात की थी जब तुमने उससे बात करना छोड़ दिया था, उस वक्त उसने मुझे तुम्हारे बारे में पूछा था लेकिन तुम तो गायब ही हो गए थे कहीं पर। कनिष्ठ क्या मुझे उससे का कांटेक्ट नंबर मिल सकता है। दिनेश अरे यार उसकी शादी हो गई है, अब उसे भूल जा, वैसे तो मुझे भी वो अच्छी लगती थी, तुम्हारे बाद मैंने कोशिश की थी उससे बात करने की, पर क्या करें अब। कनिष्ठ सीरियस होकर कहता है मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है, क्या मेरे लिए तुम उसका कांटेक्ट नंबर ढूंढ सकते हो। दिनेश अच्छा ठीक है यार, उसकी दोस्त जागृति शायद उसका पास होगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो हमें नंबर दे, पता नहीं मुझे मांगने में भी शर्म आएगी एक शादीशुदा लड़की का नंबर। कनिष्ठ अच्छा है, मिल जाए तो मुझे बताना। रिनेश ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है, कुछ अजीब सी लग रही हैं। कनिष्ठ काम करते वक्त एक भाई केमिकल भाई आग। भाई, वो भी काला चश्मा पहन के घूम रहा था ना एग्जैक्टली एक दिन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली लिसन लिसन। कनिष्ठ काम करते वक्त एक केमिकल आंख में लग गया, ट्रीटमेंट करवाई है और लेंस लगाया है, इसलिए बाकी सब ठीक। रिनेश ठीक, आज शाम को फ्री हो। कनिष्ठ हाँ वैसे क्या करना है। रिनेश तुम्हारी कार बहुत बढ़िया है, इसे लेकर शाम को घूमने चलें, अपने पुराने दोस्तों से भी मिल लेंगे। कनिष्ठ क्यों नहीं, जरूर चलते हैं शाम को। रिनेश तो चलो अब देर हो रही है, मैं चलता हूँ, शाम को मिलते हैं। कनिष्ठ ओके ठीक है, शाम के 5:30 बजे, शाम के 5:30 बजे। फक ऑफ मेरे लिस्ट। शाम का शाम का वक्त शाम का वक्त सूरज ढल रहा बिग बॉस चल रहा है शाम के 5:30। है। ओके शाम का वक्त सूरज ढल रहा है, कनिष्क तेज रफ्तार से अपनी कार ड्राइव करते हुए गलियों में घूमते हुए रिनेश के घर पहुंचता है। हॉर्न की आवाज सुन रिनेश जल्दी से घर के बाहर आता है। कनिष्क तो मेरे दोस्त चलने के लिए तैयार हो। रिनेश एक्साइटेड होकर कहता है हाँ जल्दी चलो मजा आएगा। रिनेश कार में बैठ जाता है, कनिष्क रफ्तार से कार को आगे बढ़ाता है, आसपास के लोग इसे घूर कर देखते हैं। रिनेश आराम से भाई, छोटी गलियां हैं। कनिष्क अच्छा ठीक है, बताओ कहाँ जाना है। रिनेश सोहम कैफे पर चलो, मैंने सबको वहां आने को कहा है। कनिष्क कौन कौन आ रहा है। दिनेश सारे दोस्तों को फोन किया है, जो आया वो ठीक, बाकी भाड़ में जाए। गलियों से निकलकर कार मेन रोड पर पहुंचती है, कनिष्क तेज रफ्तार से ओवरटेक करते हुए कार चलाता है। दिनेश बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। कनिष्क हाँ बोल। दिनेश जिस तरह तू किसी आवारे की तरह कार चला रहा है, ऐसा लगता नहीं कि तू कोई ऑफिसर है। कनिष्क शक्ल से तो तू भी कोई कमीना और बेरोजगार नहीं लगता, फिर भी तू वो है। रिनेश हंसते हुए कहता है अरे अरे मैं तो मजाक कर रहा था। थोड़ी देर में वो लोग कैफे पहुंचते हैं,
कनिष्ठ कैफे के सामने अपनी कार पार्क करता है। फिर वो दोनों कार से बाहर निकलते हैं। बाकी दोस्त भी वहां बाहर आकर खुले में एक बड़े टेबल पर बैठे हुए हैं। वो लोग कनिष्ठ को देखकर कुछ खुसर खुसर बात करने लगते हैं। दिनेश, देखो देखो वो रहा बैठे हुए। मैंने 6 दोस्तों को फोन किया था और सिर्फ 3 आए। कनिष्ठ, कोई बात नहीं। वो दोनों चलते हुए बाकी दोस्तों के पास जाते हैं। वहां रोहित, वैभव और आकाश बैठे हुए हैं। वह सभी एक दूसरे को हाय हेलो करते हैं। कनिष्ठ रोहित और वैभव के साथ हाथ मिलाता है। आकाश से नहीं, पर आकाश से नहीं। ओके। आकाश, क्या हुआ दोस्त? अब भी पुरानी बातें नहीं भूले? वो झगड़ा अब पुराना हो गया। दिनेश, हाँ यार, पुरानी बातें भूलो, आज में जियो। रोहित, वो बस छोटी सी लड़ाई थी। हमारी दोस्ती इससे कई गुना बड़ी है। कनिष्ठ, हाँ, मुझे भी यही लगता है। मैं ये हुई ना बात। चलो तो क्या प्लानिंग है आज की? दिनेश, पहले कॉफी, फिर रेस्टोरेंट में खाना। रोहित, अरे सिर्फ कॉफी? आकाश, अब हम बड़े हो गए हैं, खाने के बाद शराब के जाम पियेंगे, बियर पियेंगे। वैभव, हाँ बिल्कुल। रोहित, अरे कनिष्ठ, तुम्हारी कार तो बहुत जबरदस्त है। वैभव, कितने की है? कनिष्ठ, मैं थक गया हूँ यार बार बार सबको इसका जवाब देते हुए। अब इसके बारे में कोई और सवाल नहीं, कुछ और बात। सारे दोस्त बैठकर कॉफी पीते हैं। 4 साल बाद सारे दोस्त साथ में बैठे हैं, अपने पुराने दिनों को याद करते हैं और इसके किस्से सुनाते हैं एक दूसरे के। आखिर में रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद वो लोग शराब पीने के लिए शॉप से बियर की कुछ बोतलें खरीदते हैं और शहर की एक खाली सुनसान इलाके में अपनी मंडली लगाकर पीने लगते हैं। कनिष्ठ बार बार आकाश को घूर कर देखता है। ऐसा लगता है जैसे वह पुरानी लड़ाई अभी तक भूला नहीं है। कनिष्ठ की उस वक्त की बेस्ट फ्रेंड प्राची को लेकर ही उन दोनों के दोस्तों के बीच लड़ाई हुई थी। कनिष्ठ प्राची से प्यार कर रहा था, जबकि आकाश की नीयत ठीक नहीं थी। वह चुपके से प्राची के नंबर पर मैसेज कर उसे परेशान कर रहा था, जिस वजह से उन दोनों के बीच लड़ाई हो गई। अब प्राची तो जा चुकी है, सिर्फ एक दोस्त आज भाई भी है। भाई एक तगड़ी चीज हमको लग रही है, बताए वो जो लड़की जिसकी शादी हुई है ना, वो हाँ, कहीं उनकी बीवी नहीं है ना भाई? मुझे भी लग रहा है कि प्राची उसकी बीवी है, क्या कहते हैं वो, कांस्टेबल की। पुलिस वाली रीता, भाई रीता प्राची और नाम और क्यों ऐसे दैट इज वाई स्टार्टिंग में उसने कांस्टेबल का बताया, उसने बच्चों का बताया, पर बीवी का नहीं बताया। समझ रहे हो? कैसे? लाइक स्टार्टिंग में उसने इंट्रोड्यूस किया ना उसने बच्चों बीवी का की उम्र नाम भी नहीं वगैरह। बताई थी। हाँ, उसने बीवी की उम्र भी नहीं बताई थी। किसने? नरेटर ने भाई, जो ऑथर है उसने। इंट्रोडक्शन में जब वो बोल रहा था बच्चे उम्र 14, 12 और ये सब, कांस्टेबल की उम्र 42 तो बोला था। हाँ, हो सकता है। बढ़िया। अभी तो भाई कितना, ये दूसरा ही चैप्टर है? क्या? ये दूसरा ही चैप्टर है? हाँ, ये दूसरा कितना चैप्टर चैप्टर है। है टोटल? सात। कितना? 7। अरे भाई साहब, भाई हाँ, रिकॉर्डिंग फिर से 4-5 जीबी की हो जाएगी। इसको पार्ट में करेंगे। भाई तो तुम केवल ऑडियो रिकॉर्ड करो ना। खाली ऑडियो कैसे रिकॉर्ड होता है, हमको ये सिस्टम नहीं पता। बाकी टाइम क्या चलाओगे? और एक केवल ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकता कॉल का? हो सकता है यहाँ से पॉज कर सकते हैं तो आगे ट्राई कर सकते हैं सिर्फ ऑडियो का। हाँ, तो यहाँ पे पॉज करो और देखो कि ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं।